हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या होती हैं, फिर भाज्य संख्या क्या आती हैं, और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स की दो डेफिनेशंस लिखी हैं, पहली है और ये दूसरी है। ठीक है, तो हम दोनों पे बारी बारी बात करेंगे और देखेंगे कौन सी डेफिनेशन ज़्यादा सही है। तो पहली डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो, किससे, स्वयं से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो तथा एक से विभाजित हो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, क्या है ये डेफिनेशन और क्या कह रही है, एग्जाम्पल के मदद से इसे समझते हैं। ठीक है, तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, क्या बोला इसमें कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, मतलब कि खुद से कटे, और किससे कटे, एक से कटे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जो खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि दो की बात की जाए तो दो क्या है, खुद के पहाड़े में आता है और दूसरा एक के पहाड़े में आता है। ठीक है, और ऐसे अगर हम तीन की बात करें तो तीन क्या होता है, तीन भी खुद के पहाड़े में आता है और दूसरा एक के पहाड़े में आता है। फिर ऐसी चार, चार की अगर बात करें तो यहाँ चार को देखो, चार क्या होता है, दो के पहाड़े में आता है। ठीक, फिर दो के पहाड़े में आता है और फिर से हम इसे एक लिख सकते हैं, ऐसे दो गुणा एक लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं चार के गुणनखंड कि हम चार को चार गुणा एक भी लिख सकते हैं। तो चार तो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं। या फिर ये क्या हो रही है, दो से भी कट रही है और चार से भी कट रही है और एक से भी कट रही है। ठीक, तो ये तीन संख्याओं से कट रही है और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे, मतलब खुद से कटे और एक से कटे। तो यहाँ पे चार तो आना ही नहीं चाहिए था, मतलब दो तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये दो से कट रही है इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम कौन सी संख्या की बात करेंगे, पाँच की। तो पाँच को देखो, पाँच को हम कैसे लिख सकते हैं, पाँच गुणा एक, पाँच खुद के पहाड़े में आता है, पाँच एक के पहाड़े में आता है। उसके बाद सात की बात करेंगे तो सात भी खुद के पहाड़े में आता है और सात एक के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, उसके बाद नौ नहीं होगी क्योंकि नौ तीन के पहाड़े में भी आती है, नौ के पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है। ठीक है, उसके बाद ग्यारह होगा, ग्यारह तो ग्यारह गुणा एक लिख सकते हैं इसे। फिर तेरह होगा तो तेरह को तेरह गुणा एक हम लिख सकते हैं। ये ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े में आती है और दूसरी एक के पहाड़े में आती है। ठीक है, ये तो रही बात इस डेफिनेशन की। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, अगर हम एक की बात करें, वन की, तो वन प्राइम होगा या नहीं होगा। ठीक, अगर इस परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें या इस डेफिनेशन के अनुसार हम अगर बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक गुणा एक लिख सकते हैं। तो एक खुद के पहाड़े में भी आ रहा है और एक एक के पहाड़े में भी आ रहा है, तो इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक भी प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं होता है। उस सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, दो होती है। ठीक, तो एक को हमने प्राइम नंबर क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी है। इसमें क्या है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, ये लिखा है ना। इसकी जगह हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ना ही दो से ज़्यादा हो ना ही दो से कम हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। ठीक, ना ही दो से ज़्यादा और ना ही दो से कम। ठीक, तो ऐसी संख्या सारी की सारी क्या कहलाएंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर एक की बात करें तो इसका केवल एक ही गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, वो एक गुणनखंड क्या है, इसका एक है। ठीक, तो इसका केवल एक गुणनखंड है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा याद रखनी है कि जिसके केवल दो ही गुणनखंड होंगे वही संख्या क्या कहलाएंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इन संख्याओं की तो इनके समूह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दो है, देखिए इसके समूह में केवल दो ऐसी संख्या है, मतलब टू नंबर ऐसा है जो कि क्या है, सम है, मतलब कि इवन है। ठीक, बाकी जितनी भी यहाँ संख्याएं मिलेंगी नीचे वो सब की सब कैसी होंगी, विषम होंगी। ठीक, तो ये सारी की सारी कैसी हैं, विषम है, मतलब ऑड है। ठीक, ये ऑड है और ये सब क्या है, ये एक ही ऐसी संख्या है जो क्या है, इवन है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के समूह में केवल दो ही ऐसी संख्या है जो क्या होती है, सम होती है, बाकी सबकी सब क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर मान लो आपसे कोई एक बात पूछे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। ठीक, तो ये क्या है, दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या।
और 3 क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम, ठीक है। तो ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ठीक। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो उसमें भी आप क्या बताओगे, 2 का ही नाम लोगे, ठीक है, बाकी कोई संख्या उसमें नहीं बताओगे। अगर ये आया एग्जाम में कि अभाज्य संख्याओं के समूह में एक समअभाज्य संख्या का नाम लिखिए, तो वो क्या होगी, 2 होगी। केवल 2 ऐसी संख्या है जो क्या है सब में, बाकी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन कौन सी याद रखनी है, ये दूसरी वाली डेफिनेशन याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसी संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, ना ही 2 से ज़्यादा होंगे और ना ही 2 से कम होंगे, वैसी संख्या क्या कहलाएंगी, सारी की सारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी या फिर प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। मतलब है कि जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, ना 2 से ज़्यादा होंगे ना ही 2 से कम होंगे, ठीक। तो एक क्यों नहीं थी अभाज्य संख्या, क्योंकि केवल इसका एक ही फैक्टर था, वो क्या था, 1 था, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और समझो कि यहाँ पर दोनों जो फैक्टर हो, वो दोनों के दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं की बात करते हैं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, मतलब है कि 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, ठीक है, 2 से अधिक संख्याओं से अगर कट रही हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड मतलब कि 3 गुणनखंड निकल आए, 4 गुणनखंड निकल आए, ऐसी संख्या सबकी सबकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो सबसे पहला तो एग्जाम्पल होगा इसका 4, क्योंकि 4 क्या होता है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या फिर ये क्या कह हम कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। मतलब ये है 4 क्या है, खुद के पहाड़े में आ रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है और 1 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यह है कि इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए, या फिर हम क्या कह देंगे कि ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 4 क्या हो गया, अब भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। तो 4 क्या हो गई, इसका मतलब भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो दूसरा हो जाएगा 6, क्योंकि 5 तो क्या था, अभाज्य संख्या थी, ठीक है। तो 6 की बात करते हैं, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, ठीक। तो इसके भी 3 गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये भी कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। फिर तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा हो जाएगा 8, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, या फिर 2 गुणा 4 गुणा 1, ठीक। तो मतलब क्या है कि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, एक 2 से विभाजित हो रहा है, एक 4 से विभाजित हो रहा है, तीसरा 1 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अब भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे कि 9 भी, 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 1, या फिर 9 गुणा 1। तो देखो ये 9 से विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से बात करते हैं 1 की, तो 1 भाज्य होगा या अभाज्य होगा, तो अभाज्य तो था ही नहीं, तो अब भाज्य नहीं था तो भाज्य देखते हैं भाज्य होगा या नहीं होगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 ही लिख सकते हैं, या फिर गुणा में 1 और लिख लो, 1 और लिख लो, जितने मर्जी उतने 1 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जितने भी गुणनखंड आने चाहिए कैसे आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए, ठीक है। तो इसके ये एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है, वो कौन सी संख्या है, सिर्फ एक संख्या से विभाजित हो रहा है, वो है 1। ये स्वयं से विभाजित हो रहा है, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक ऐसी संख्या है, सॉरी, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ठीक है। तो ना ही ये भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में एक ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो ना ही अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। आइए बात करते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो ये प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, मतलब कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यह है कि कोई भी अभाज्य संख्या होगी, कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में, इसके रूप में गुणनखंड के रूप में उसे व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका समझो थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास एक भाज्य संख्या ले लो कोई सी भी, जैसे हमने 4 ली थी, 4 थी, 9 थी और 6 थी, 8 थी। तो इन संख्याओं की हम बात करते हैं, तो हमारी ये प्रमेय ये कहती है कि इन सबको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं होंगी उनके गुणा के रूप में इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो कैसे लिखेंगे, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, ठीक। तो दोनों की दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, तो मतलब यहाँ भी कैसी हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। ऐसे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2,
तो देखो हमने सबको क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अगर आपको ये जानना है कि इसे कैसे याद करते हैं तो देखो ऐसे कर सकते हो कि हम यहाँ 4 को लिख देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को गुणा में हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में इसे व्यक्त करना है। ठीक है, ऐसे हम 9 का निकालें तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 1 जा 3, तो फिर से 3 × 3 आ गया। ऐसे ही इसको कर लेंगे, ऐसे ही इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्याएँ कैसी आ रही है हमारी, मतलब कि जितनी भी भाज्य संख्याएँ थी, इधर वाली कितनी थी, सबकी सब कैसी थी, भाज्य संख्याएँ। ठीक, और इधर जितनी भी मिली वो क्या मिली, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, अभाज्य संख्या का गुणनखंड। ठीक है, तो इधर जो भी संख्या मिली वो किसके रूप में मिली, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में मिली। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगली लाइन क्या लिखी है, यहाँ पे यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब यह है कि ये आने वाले क्रम पे निर्भर नहीं करेगा। मान लो कि हमारी सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 थी, उसके बाद 3 थी, उसके बाद 5 थी, फिर 7 थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर अभाज्य संख्या हम मान लो ऐसा कोई ले लेते 15 या 20, तो 15 ले लेते हैं एक बार को, इसकी बात करते हैं। तो 15 को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले 3 से जाएगा, तो 5 आएगा यहाँ पे, और 5 × 5, तो 3 गुणा इसे हम 5 लिख सकते हैं। ठीक, 15 को कैसे लिखेंगे, 3 × 5। ठीक, तो ऐसे हमने लिखा। तो इसका मतलब यह है कि कोई इसको 5 × 3 भी लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे क्या लिखो, 3 × 5 ही लिखो। मतलब कि जो संख्या छोटी है उससे डिवाइड करना पहले ज़रूरी नहीं है, हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका हल क्या रहेगा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा ये किसी भी तरीके से। तो अगर कोई ऐसा लिखना चाहे कि कोई संख्या मान लो, तो उसका गुणनखंड ऐसा आ रहा है 2 × 5 × 7, तो ये लिखे, चाहे ये लिख दे 7 × 5 × 3 × 2, ये भी लिख सकता है। मतलब क्रम हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या वैसी रहेंगी, वही अभाज्य संख्याएँ आएंगी इसमें भी। ऐसा नहीं होगी कि अगर हम क्रम इनका चेंज कर दें तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 आई है तो यहाँ पे 11 आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो अभाज्य संख्याएँ आई थी वही अभाज्य संख्याएँ भी इसमें भी आएंगी। ठीक है, तो ये थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।